जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद क्राइसिस में गुजर रहा है और इस क्राइसिस की नोयत इतनी शदीद है कि शायद पाकिस्तान के रिसोर्सेज इसके लिए सफिशेंट नहीं हैं और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सैलाब 2022 के हैं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो बड़ा क्राइसिस है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और उसके लिए कल यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने कहा कि जो मौसमी तब्दीली आ रही है पूरी दुनिया में उसमें पाकिस्तान का इतना हिस्सा नहीं है जितना पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और उन्होंने आलमी बरादरी से रिक्वेस्ट की है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए मदद करें ताकि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सके। इन हालिया सैलाबों के हवाले से आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, उनके नुकसानात या उस पर बहुत ज़्यादा फुटेज और वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपके सामने एक नया पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा जिसमें सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इस वक्त सैलाब से होने वाले जो नुकसानात हैं उनकी एस्टिमेशन पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशन ने कितनी की है और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस नुकसान की इंटेंसिटी क्या है। और दूसरे नंबर पर इन सैलाबों की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल लेवल पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट जो आपकी जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की उस पर हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो पाकिस्तान की जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उन पर मदद की, उस पर कुछ स्टेटिस्टिक्स लेंगे। इसके बाद हम ये एस्टिमेट करेंगे कि अगर इस मदद को लोगों तक प्रॉपर वे से पहुंचाया जाए तो क्या वो इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं या बाहर नहीं आ सकते। और आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो कौन से हैं जिनको ओवरकम करके हम इन लोगों को इस क्राइसिस से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक कि इस सैलाब की वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया है और उसी को कंपाइल किया है यूनाइटेड नेशन के ऑफिस ने, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। यूएनओ की इस रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कौन से एरिया ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, जिसमें आपको केपी के, सिंध और कुछ हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का भी नज़र आ रहा होगा। और इनमें जो नुकसान हुआ है उसकी एग्जैक्ट इन्होंने एस्टिमेशन की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि इसमें तकरीबन 5.5 लाख घर जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो गए हैं, उनका मतलब डिस्ट्रॉय हो गए हैं और उनमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 1.1 मिलियन तकरीबन 11 लाख घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं, उसको रीबिल्ड किया जा सकता है, रिहेबिलिटेट भी किया जा सकता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6-6.5 हज़ार किलोमीटर जो रोड्स हैं वो भी डैमेज हो गए, जिससे लोगों को ट्रैवल करने में और उसको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और इसमें आप सबको इल्म होगा कि तकरीबन 1400 से 1500 के दरमियान लोगों की अमवात वाक़या हुई है और 12 से 13 हज़ार लोग जो हैं वो इंजर हुए हैं, उनकी ज़ख्मी हालत में है और वो डिफरेंट नोयत के उनकी वो स्टेटस है इस वक्त। और इसके एंड पे उन्होंने बहुत क्रिटिकल पोजीशन, क्योंकि इन एरियाज़ में ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं और उनकी जो लिविंग है या उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है या उनकी जो आप कह सकते हैं कि रनिंग एक्सपेंसेस हैं उसके लिए एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सबसे अहम रोल प्ले करता था, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक तकरीबन 7.5 से 8 लाख जानवर जो हैं या वो उनकी अमवात हो चुकी हैं या वो गुम हो गए हैं। मतलब अभी तक उनके पास 7.5 से 8 लाख जानवर जो हैं वो उनके पास नहीं हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास 7.5 लाख से ज़्यादा जो जानवर है उनकी अमवात हो चुकी है या वो गुम हो चुके हैं। मतलब वो उन लोगों के पास नहीं है जो उन लोगों की रोज़गार का एक बहुत बड़ा वसीला था। ये जो एस्पेक्ट है ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसका जो नुकसान को ओवरकम करने के लिए गरीब मुल्कों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उसके लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सोर्सेज से फंडिंग जनरेट करने की कोशिश की है, जो मैं आपके सामने 2 हिस्सों में तक शेयर करूंगा। नंबर 1 के नेशनल लेवल पर हमें कितनी फंडिंग हुई और पर हाउस होल्ड या पर हाउस वो कितनी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही ये आपके साथ शेयर करूंगा इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कितनी फंडिंग हुई है। और इस पहली स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो टोटल अमाउंट जो फ्लड रिलीफ फंड में नेशनल लेवल पर कलेक्ट हुई है, उसमें जो मेजर पोर्शन है वो प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में लोकल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने एक्टिव करके वो तकरीबन $500 मिलियन की अमाउंट इन्होंने कलेक्ट कर ली है, जो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर के सोर्सेज में वो अवेलेबल भी है और आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं। इसके साथ टेलीथॉन अपील में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने $2.5 मिलियन जो है वो कलेक्ट किए, जो तकरीबन 5 अरब रुपए बनती है। तो इस तरह पीटीसीएल ने अपने मुख्तलिफ चैनल से, अपने एम्प्लॉय से, अपने रिसोर्सेज से $8 मिलियन जो है वो कलेक्ट किए हैं और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $170 मिलियन अनाउंस किए हैं। और इसके साथ साथ जितने कैबिनेट के मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं और आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने 1 माह की सैलरी अनाउंस की है और इसके साथ साथ 1 दिन की सैलरी जितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो दे रहे हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 9999 पर मैसेज के थ्रू डोनेशन जो है वो उसकी भी अपील कर रहे हैं। और इसका एक एस्पेक्ट ये है, लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट पे तकरीबन पाकिस्तान में 40 मुख्तलिफ NGO जो हैं वो वहाँ पर लोगों को राशन दे रही हैं, शेल्टर की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, कैश दे रही हैं, हेल्थ सर्विसेज दे रही हैं और इसके अलावा उनकी जो लिविंग की रिक्वायरमेंट है वो भी दे रहे हैं। और अगर इसमें 2 टाइप की जो फैसिलिटी नेशनल लेवल पर दी जा रही हैं, एक कैश है, एक काइंड है। काइंड को अगर छोड़ दिया जाए कि उनको रनिंग एक्सपेंसेस या वक्ती तौर पर फूड की प्रोविजन दे रही है, अगर सिर्फ उसमें से कैश को देखा जाए तो वो तकरीबन $680 मिलियन बनते हैं। और $680 मिलियन में जो आपको बताया कि जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन जो डैमेज और डिस्ट्रॉय हाउसेस हैं उनकी तादाद 1.5 मिलियन है। तकरीबन 15 लाख घर जो हैं उनको रेनोवेट करना, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। और अगर नेशनल लेवल पर इकट्ठे होने वाले फंड को देखा जाए तो ये हर हाउस होल्ड के लिए, हर घर के लिए एवरेज तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रुपए बनते हैं। और अगर 1 लाख से ज़्यादा रुपए उनको दे दिए जाएं तो वो रिकंस्ट्रक्ट, रिहेबिलिटेट और रेनोवेट उसको करके अपनी जो रूटीन की लाइफ है उसकी तरफ आ सकते हैं। ये जो अमाउंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ नेशनल लेवल पर हमें उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ जो NGOs हैं या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसको वो जनरेट किया है। इसके साथ साथ दूसरी वो स्लाइड में मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की हेल्प की है, जिनमें आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने $370 मिलियन हमें दिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने $300 मिलियन के नज़दीक दिए हैं, WHO ने $10 मिलियन, यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमैनिटेरियन एड और मुख्तलिफ टाइप के उनके जो फंड्स हैं उसमें अभी तक तकरीबन $319 मिलियन जो है वो दे चुके हैं। इंटरनेशनल NGOs ने भी पाकिस्तान की हेल्प की है और ये टोटल तकरीबन $1440 मिलियन बनती है। और उसी तरह अगर इस $1440 मिलियन को 230 से जो एक्सचेंज रेट है उससे ज़रब दी जाए तो ये भी तकरीबन 331 बिलियन रुपए बनते हैं। और उसको 1.5 मिलियन या आप जिस तरह मैंने बताया कि तकरीबन 15 लाख घर जो हैं वो तबाह हुए हैं या डैमेज हुए हैं या उनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो वो तकरीबन 2.25 लाख रुपया पर हाउस होल्ड हम दे सकते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को दोबारा चैनलाइज करके रिवाइव कर सकते हैं। अभी तक की डिस्कशन में जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक साइड पर होने वाला जो सैलाब से होने वाले नुकसानात हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि तकरीबन 1.5 मिलियन जो घर हैं, तकरीबन 15 लाख घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं या पार्शली तबाह हो चुके हैं। और दूसरी साइड पर मैंने बताया कि नेशनल लेवल पर कितनी फंडिंग जनरेट हुई, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कितनी उन्होंने आमदाद की, और इस सारी को अगर जमा किया जाए तो आप लोगों ने अभी इसके स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, तकरीबन हर घर को 3.25 लाख रुपया जो है वो मिल सकता है। और 3.25 लाख रुपए में वो अपने गुजारे के लिए नया घर भी डेवलप कर सकते हैं, और अगर उसमें रेनोवेट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है या उसको मैनेज करना है तो वो इजीली मैनेज करके अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट है जो मैंने बताया। इन कैश हम उनके लिए 3.25 लाख
पर हाउस होल्ड पर डैमेज्ड घर जो है वो अमाउंट रिसीव कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इन काइंड अगर देखें, अशिया की सूरत में अमदाद देखें, तो वो जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन टोटल इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल NGOs जो हैं उनकी तादाद 70 से 80 तक है, जो मुख्तलिफ टाइप के राशन, फूड, हेल्थ में उनकी फैसिलिटीज या रेस्क्यू करने के लिए अभी तक फील्ड में है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है ये वैसे ही जब कोई इस तरह का क्राइसिस आता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, तो ये अपनी औकात से बढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। और अब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा हर गली मोहल्ले में छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, छोटे छोटे दोस्तों के दोस्त अहबाब के ग्रुप मिलकर उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको फूड देने के लिए, उनको कपड़े देने के लिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके रूटीन की ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन इसमें स्टेट का रोल जो है वो बहुत वीक है, क्योंकि इस वक्त स्टेट को जितनी फंडिंग है इसको प्रॉपर वे से उन तक पहुँचाना जो है ये ज़्यादा अहम है। उनको रेस्क्यू करना जो है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करना, या सबसे जो अहम बात है कि जो फंड उन लोगों के लिए जनरेट किए हैं या जो लोग उन लोगों के लिए हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठे किए वो उन तक पहुँचाए जाए। और अगर हम उनको हर घर को 3.25 लाख रुपया फ्री एंड फेयर वे से पहुंचा देते हैं तो यकीनन उनकी मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बहुत भयानक है, जिसमें आप लोग मीडिया पर देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग भी अभी हैं जो कहते हैं हमारे तक अभी तक रोटी नहीं पहुंच सकी। ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें अभी तक कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे तक किसी किस्म की ना कैश में ना काइंड में हेल्प भी नहीं पहुंच सकी। जब एक साइड पर ऐसे बिलियंस रुपए जो है वो कलेक्ट हो चुके हैं, दूसरी साइड पर अगर वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसमें हुकूमत को या आप इसको NDM में जो है उसका रोल जो है वो बहुत क्रिटिकल बनता है, ताकि हम इन लोगों को वहाँ तक सिर्फ रेस्क्यू नहीं करना, सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, बल्कि इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट जो है वो भी बिल्ड करना है, ताकि उन्हें फील हो कि हम जो पैसे दे रहे हैं ये उन तक अच्छे तरीके से पहुंच रहे हैं। और अगर यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट हुआ तो इन लोगों की जो सिचुएशन है, जिस तरह ज़ल्ज़ले में आपने देखा होगा कि 15-20 साल के बाद भी लोग वल्नरेबल थे, हमें इस वक्त उस चीज़ को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर ही एक अच्छी ऑडिटिंग सर्विसेज या ऑडिट कंपनी को एंगेज करना होगा, अदारों को यहाँ पर एक्टिव होना होगा। इवन स्टेट इसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसकी मैपिंग कर सकती है कि किन एरियाज में कितनी फंडिंग जा चुकी है, किन एरियाज में कितना वो डिफरेंट टाइप का फूड जा चुका है, टेंट जा चुके हैं, हेल्थ सर्विसेज जा चुकी हैं। इसको हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके ये बता सकते हैं किन एरियाज में कितनी अमदाद पहुंच चुकी है, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि हमें अमदाद नहीं पहुंची। इसलिए जो फंड जितना कलेक्ट हो चुका है इसका अगला क्रिटिकल फेज है कि इसको फ्री एंड फेयर तरीके से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि उन लोगों की मुश्किलात कम हो सके।